7 अक्टूबर 2023 से चले आ रहे इजराइल और हमास के बीच की टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये वॉर इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया था कि फाइनली यूएनएचसीआर ने इजराइल को और हमास को ये इंटीमेशन दी कि वो लोग आपस में डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू इस मामले को शांत करें, क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ही ज्यादा पीक पे पहुंच चुका था। लेकिन कोई भी, ना इजराइल ना ही हमास, इस बारे में कुछ भी मानने को तैयार थे। फाइनली इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टाइज एंड एंगेजमेंट ऑल्सो मीडिएशन के थ्रू हम देखते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले इजराइल और हमास के बीच में फाइनली डील साइन हुई है, जो कि पीस डील है। ये डील जो है वो सीज फायर अग्रीमेंट की डील है और इसमें ये चीज बताई जा रही है कि यूएसए और कतर के मीडिएशन से इस डील को साइन किया गया है। इस डील को इंडिया ने एक वेलकमिंग स्टेप बताया है और इंडिया ने कहा है कि यही तरीका है कि वर्ल्ड में अगर पीस और स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करना है तो हमेशा एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं हमास और इजराइल के बीच की साइन की गई सीज फायर डील को। हम इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि अभी जो 2022 से चले आ रहे जो यूक्रेन और रशिया के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, वहां भी हमें कुछ पॉजिटिव सुनने को जरूर मिलेगा। चलिए आज हम इसी डील के बारे में बात करते हैं, जो कि फाइनली हम देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में साइन हुई है। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो ये कहता है कि इंडिया वेलकम्स इजराइल हमास सीज फायर डील। इंडिया ने इस डील को वेलकमिंग बताया है एंड इंडिया अर्जेस कंटिन्यूड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन गाजा। बेसिकली अभी इंडिया जो फॉलो कर रही है दैट इज ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। तो इंडिया ने अर्ज किया है कि गाजा में वो अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती रहेगी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो ये कहता है कि इंडिया वेलकम्स इजराइल हमास सीज फायर डील, कॉल्स फॉर सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन गाजा। तो न्यूज में बेसिकली यही हाईलाइट हुआ है कि इंडिया ने इनको एक वेलकमिंग अग्रीमेंट बताया है। ये जो सीज फायर डील फाइनली इजराइल और हमास के बीच में साइन हुई है और इसको एक सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी इंडिया ने बोला है कि इट विल कंटिन्यू टू सप्लाई दैट एंड इट आल्सो अर्जेस द अदर कंट्री टू डू द सेम एंड टू हेल्प द पीपल इन गाजा द सेम। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने होप भी एक्सप्रेस की है कि ये जो अग्रीमेंट है ये एक रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को जो है वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और वही मैंने कहा कि जहां जहां इस तरह की इशू चल रही है वहां के लिए भी ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। तो फाइनली हम इस डील की सिग्निफिकेंस को देखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इतनी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है तो ये डील एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ लेकर के आएगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इनेबल्स द सेफ एंड सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा एंड द सिविलियंस। भले ही फाइट किसके भी बीच में हो बट जो लॉस होता है वो ह्यूमैनिटी का होता है एंड ह्यूमैनिटी हैज नो बॉर्डर्स। इवन द पीपल लिविंग इन गाजा, इवन द पीपल लिविंग इन इजराइल, इवन द पीपल लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, if these kind of war happens then the humanity is at the loss and the people suffers the most. Innocents are killed, उनकी कोई गलती नहीं होती है बट जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन दे आर बीइंग किल्ड एंड दे बिकम द मेजर सफरर। सो दैट इज अ रिलीफ फॉर अस कि फाइनली हम एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ देखेंगे। सेकंड पॉइंट इज द डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कि ये डील हाईलाइट करती है कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक तरह से जो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड हम आज की डेट में उसको कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डॉलर डोमिनेट्स द इंटायर मार्केट ऑफ द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, यूएसए के मीडिएशन से हम ये डील को देखते हैं कि ये डील फाइनली अंजाम दी जाती है। और इस तरह की डील और अग्रीमेंट जो है वो हाई लेवल डायलॉग अगर होती है, अगर एक लेवल पे अगर बातचीत होती है, जैसे कि कतर और यूएस के मीडिएशन से जो बात हुई है, जो टेबल नेगोशिएशन एंड डायलॉग की हम बात करते हैं, उसका बेस्ट रिफ्लेक्शन इज व्हाट दिस डील दैट वी सी। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया हमेशा एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेटिकली हैंडल करने के अग्रीमेंट को क्या करता है, फेवर करता है। सो बेसिकली इंडिया वेलकम द अग्रीमेंट, एम्फसाइज्ड इट्स कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड पीस इन गाजा, दैट आई एम रिआइटरेटिंग। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है सिग्निफिकेंस, की पाथ टू डायलॉग।
सीज फायर डील जो है, पहले तो जिस तरह की चीज हो रही थी, एक कंट्री दूसरे पे अटैक किए जा रहे हैं, गाजा में अटैक हो रहा है, इजराइल में अटैक हो रहा है, सीज फायर डील ने फाइनली इस पे क्या लगा दी, हॉल्ट लगा दी। तो हॉल्ट लगने के बाद अब शायद ये एक रास्ता खुलेगा किस चीज का, तो डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का। पहले शांति, पहले तो हॉल्ट लगना चाहिए जिस तरह का वॉर हम लोग देख रहे हैं दोनों के तरफ से, उसके बाद ही तो कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन की बात भी कर सकता है। सो दिस डील इज अ लैंडमार्क इन दिस केस दैट द सीज फायर कुड pave the way for broader peace negotiation and return to the diplomatic efforts through challenges remain. Though the challenges remain, even the challenges are there, but the challenges जो है वो एक तरह से वो तो persist करेंगे, because ये काफी सालों की बात है। आफ्टर 1940s ही ये इशू, 1948 में इसराइल के फॉर्मेशन के बाद ये इशू स्टार्ट हो गया था। बट दो द चैलेंजेस रिमेन, बट दिस डील इज अ लैंडमार्क इन इम्प्लीकेशन or in a way that this deal has put a halt to the kind of violence that was happening on both the ends. अब देखो तो ग्लोबल प्रेसिडेंट, इसकी हम बात करें तो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट एक तरह से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का एक एग्जाम्पल दिखाता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर अच्छी तरीके से लिए जाए और अगर जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है वो अगर इसमें एक तरह से अगर नेगोशिएटर का काम करे या मीडिएटर का काम करे, तो किस तरह से हम शॉर्ट टर्म पीस और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को अटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको फाइनली क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, या फिर हम इस चीज से कुछ ब्रॉडर विजन, एक यूनिटी, पीस और स्टेबिलिटी को विजन और एनविजन कर सकते हैं। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रीजनल इम्पैक्ट। तो ये डील रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल स्टेप इन डीस्केलेटिंग टेंशंस इन गाजा, कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजनल स्टेबिलिटी। अभी आपने देखा था कि इजराइल और हमास का जब वॉर शुरू हुआ था तो गाजा और इजराइल तो इन्वॉल्व ही था, बट आसपास के कंट्री, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो लेबनान हो, ये सारी कंट्री, सीरिया, ये सारी धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होने लगी थी। और इसी वजह से ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि मे बी दिस कुड propel or maybe this could be an intimation to the third world war, but basically जो रीजन थे वो डिस्टेबलाइज हो गए थे। बट अभी इस सीज फायर डील के बाद हम ये देख सकते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो आएगी और ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो फाइनली डी एस्केलेशन के टुवर्ड्स जाएगी। Now we are going to the next. India stands on Israel Hamas ceasefire. अब इंडिया का क्या स्टैंड है? तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया ने इसको एक वेलकमिंग स्टेप बताया है। इंडिया ने बोला है कि दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल विच कुड बी सीन इन दिस वे कि अगर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होती है, अगर मेडिएशन होती है वर्ल्ड की कंट्रीज की, तो किस तरह से बड़ी सी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को फाइनली हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एंड एट द सेम टाइम इंडिया हैज reiterated that it will continue to give its humanitarian assistance to the people of Gaza through its humanitarian diplomacy. India truly believes in the concept of what? Humanitarian diplomacy. ठीक है, और देखो आप support for diplomacy and dialogues, इंडिया ने एडवोकेट किया है इस चीज को कि हमेशा वॉर का या फिर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का जो एक सोल्यूशन होता है, that is always what? Diplomacy and dialogue. Not war का मतलब war, क्योंकि eye for an eye will make the whole world blind. तो इंडिया ने कहा है, इंडिया हैज एडवोकेटेड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड हाईलाइटिंग इट्स कमिटमेंट टू द पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस्ड अप्रोच। इंडिया ने हमेशा ही एक न्यूट्रल अप्रोच रखा है। इंडिया ने कभी भी किसी भी कंट्री का साइड नहीं लिया है, ना ही उसने इस केस में, ना ही इंडिया ने इजराइल का साइड लिया, ना ही इंडिया ने किसका साइड लिया, ना ही हमास का साइड लिया। इंडिया ने गाजा, इजराइल या फिर अगर हम रशिया यूक्रेन की भी बात करें तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन न्यूट्रल, और यही चीज है कि इंडिया ने एक क्या रखी है, अपनी बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया मेंटेन्स अ न्यूट्रल स्टैंस सपोर्टिंग पीस विदाउट टेकिंग साइड्स। सपोर्ट करती है इंडिया पीस को, लेकिन किसी का साथ जो है साइड नहीं लेती है। एंड इट इंडोर्सेस सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर पैलेस्टीनियन
ठीक है, वो हमेशा से इंडिया ने इंडोर्स किया है कि पैलेस्टीनियन का सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए रिगार्डिंग देमसेल्व्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द international laws. This is important. And then strengthening India's role in the Middle East. इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमें पता है कि हमारी 80% ऑफ द एनर्जी डिपेंडेंसी जो है अभी भी मिडिल ईस्ट कंट्री से आती है। कोल, नेचुरल पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के लिए हम लोग हैं मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि बीच में पड़ता है कौन? पाकिस्तान। तो इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इंडिया को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो इंडिया की जो खुद की जो पोजीशन है एज अ प्रोपोनेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल पीस एफर्ट। इसीलिए इंडिया चाहता है कि भैया मिडिल ईस्ट में शांति रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो इन्फ्लेशन है, उस पे असर नहीं पड़ेगा उस तरीके से जैसे कि 1991 में हम गल्फ वॉर की क्राइसिस देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे संक इन कर जाती है। तो इंडिया को जरूरी है कि वो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी रखे, इसीलिए इंडिया हमेशा इस चीज के लिए स्टेप भी लेता रहता है और वो हमेशा ग्लोबल पीस एफर्ट में जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल और एज अ प्रोपोनेंट रोल प्ले किया है। एम्फेसिस ऑन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, इंडिया ने हमेशा ही एम्फेसाइज किया है कि मल्टीलेटरल एंगेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है, जिसका कि परफेक्ट एग्जांपल हम किसके केस में देखते हैं? परफेक्ट एग्जांपल हम यूएसए और कतर का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मीडिएशन है हमास और इजराइल के सीज फायर डील में, इसमें देखते हैं, राइट। सो इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड फॉर द अग्रीमेंट विच अंडरस्कोर्स इट्स बिलीव इन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, कि हम लोग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं जब हम इन्वॉल्व करते हैं एक्टर्स जैसे कि यूएसए एंड कतर, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ यूएस इजराइल डिप्लोमेटिक टॉक्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन। बेंजामिन नेतान्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये चीज बोला है कि उन्होंने थैंक यू बोला है, उन्होंने जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने थैंक यू बोला है कि इस डील को जो है नेगोशिएट करने में, या फिर हम बात करें तो अगर सीज फायर अग्रीमेंट और डील को करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है तो यूएसए का हाथ है। ही हैज थैंक्ड, हाँ। उसके अलावा इट रिफ्लेक्ट्स द क्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स का क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि हाउ द कंट्रीज आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग अ लीड इन रिजॉल्विंग दीज काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। रोल ऑफ ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, तो इसमें हम देखते हैं कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का रोल कैसे है। यूएस जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, और अगर बोले तो डिप्लोमेटिकली, और अगर हम बोले इकोनॉमिकली, अगर हम बोले ज्योग्राफिकली, हर तरीके से इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री नेशन इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबली अगर बिग सुपर पावर्स, अगर बिग पावर्स और बिग इकोनॉमीज अगर इन्वॉल्व होती है इस तरह के नेगोशिएशन में, पीस में, डायलॉग में, तो डेफिनेटली इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। इसका मतलब हाई लेवल डायलॉग, हाई लेवल मीटिंग। सो बेसिकली यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बताता है कि यूएस का रोल एज अ ग्लोबल पावर ब्रोकर कितना इंपॉर्टेंट है, कहां पे? मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। इट डेमोन्स्ट्रेट करता है कंटिन्यूटी ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी इन द मिडिल ईस्ट रीजन। नाउ कमिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, तो आज के डेट में ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी जो है वो सक्सेसफुली बहुत सारी कंट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी बिकॉज ऑफ विच वी सी फाइनली द सीज फायर अग्रीमेंट दैट हैज बीन साइंड बिटवीन इजराइल एंड हमास। सो बेसिकली सक्सेसफुल होस्टेजेस रिलीज, इसमें इस डील में ये मेंशन किया गया है कि सक्सेसफुली इजराइल ने जो होस्टेजेस गाजा के रखे हैं और गाजा ने, हमास ने जो होस्टेजेस अपने पास इजराइल के रखे हैं उसको वो लोग सेफली, सिक्योरली रिलीज कर देंगे, और ये एक कौन से ग्राउंड पे की जाएगी? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे की जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू कॉल फॉर सक्सेसफुल ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। तो ये जो हॉस्टेजेस रिलीज है ये हाईलाइट करती है कि ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी का
कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये और भी रिफ्लेक्ट करती है कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है टू प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स ओवर एनी अदर थिंग। ठीक है, अब हम देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ हाई लेवल डायलॉग। हाई लेवल डायलॉग मतलब कि अप टू अप लाइक टू बिगर पार्टीज, इफ द मेन पार्टीज आर इन्वॉल्व, तो वो जो हाई लेवल डायलॉग होता है उसका आउटकम, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही हाई होता है। सो बेसिकली ये वैल्यू की बात कर रही है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर आप हेड ऑफ स्टेट से करते हो तो यही फाइनली फैसिलिटेट करता है किस चीज को, सोल्यूशन को। तो हाई लेवल डायलॉग जो है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द क्रिएटिंग द प्रेशर मैकेनिज्म, क्योंकि वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर में उनको क्या हो जाता है, उनकी आंखें, दे आर आइड ऑन दोज कंट्रीज एंड बेसिकली दे हैव टू क्रिएट पीस, और पीस क्रिएट करने के लिए इनको किसी न किसी तरह का अग्रीमेंट तो करना ही पड़ता है। सो बेसिकली acts as a pressure mechanism for peace, influences of international mediation। इंटरनेशनल मेडिएशन की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि इस केस में हमने किसको देखा, हमने देखा यूएसए और हमने देखा कतर को, कि कैसे आखिर यूएस मेडिएशन हॉस्टेजेस रिलीज में कितना इंपॉर्टेंट यूएस मेडिएशन ने पार्ट प्ले किया है, और इसने दिखाया है कि कैसे इफेक्टिव थर्ड पार्टी मेडिएशन से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, और ये प्रमोट भी करेगी क्या, अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको जरूर लिखना। इट इज रिगार्डिंग द सेम टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। द क्वेश्चन इज examine the significance of the recent Israel-Hamas ceasefire and hostage release agreement। ठीक है, the significance you have to write। How does India's stance on the agreement reflect its foreign policy priorities, particularly regarding humanitarian assistance and conflict resolution in the Gaza region? So basically आपको इस पे आंसर लिखना है, आप इसको लिखोगे आंसर, you will upload your answer in the comment section। If you have any doubt regarding this particular section, regarding this particular topic, you may write it in the comment section। At the same time, please do not forget to like and subscribe Chahal Academy for such important content related information and video। I shall see you in the next video. Till then, study well, take care, thank you, bye bye, have a great day।